हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। 25 क्वेश्चन हो गए थे। अब देखो ऐसे तैसे जो दिन निकल रहा है, नहीं तो यूपीपीसीएल टेस्ट 2 की एडमिट कार्ड कभी भी आ सकती है। ठीक है, हालांकि किसी को पता नहीं है, मगर अब समय हो चुका है क्योंकि अब एक तरीके से कहें तो स्लॉट खाली हो चुकी हैं सेंटरों की। तो अब तब चल रहा है, नहीं तो कभी भी आपकी क्या हो सकती है, एडमिट कार्ड जारी हो सकती है। ठीक है, तो इस समय ये समय है कि अपने आप के बस प्रैक्टिस सेट लगाओ और अपने आप को प्रैक्टिस में बनाए रखो। ठीक है, पीक पे रखो। सही है ना, जो भी 10-15 दिन का समय मिल रहा है अब। सही है, तो इसके लिए क्या करना है, डेली सेशन लाए जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। कंप्यूटर में फेल हो गए तो चाहे जितना नंबर पा लो, टेक्निकल में कोई मतलब नहीं है, तो कंप्यूटर खास कर पढ़ो। ठीक है, और चैनल पे नए आ रहे हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, चलो 25 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 6 पोल लैप वाइंडिंग जनित्र में 300 कंडक्टर है, प्रत्येक कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक कितना है? 5 वोल्ट है, तो जनित वोल्टेज कितना होगा, यानी ईबी का मान पूछा है। अच्छा, हमको पूछा ये क्या बोला है कि प्रति कंडक्टर कितना हो रहा है, 5 वोल्ट हो रहा है। तो ये जो 300 कंडक्टर है, ये टोटल कंडक्टर दिया है। पर पोल कितना हो जाएगा, तो सर पर पोल हो जाएगा 300/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 300/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50 आ जाएगा। अब ये जो 50 कंडक्टर है पर पोल है। ठीक है, तो अब जो ये हो जाएगा 50 पोल, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आंसर प्राप्त होगा, सर ये प्राप्त होगा हमारा 250 वोल्ट। ये तुम्हारे ईबी का मान है, ये तुम्हारे जनित वोल्टेज का मान है। सही है, चलो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 250 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी बिजली की धारा को रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या होना चाहिए। यानी कोई ऐसा पदार्थ है जो तुम्हारी बिजली की धारा को रोक रहा है, यानी एक्स्ट्रा हो जाए या शॉर्ट सर्किट करंट या फिर एक्स्ट्रा करंट या ओवरलोड करंट जारी हो, तो उसको रोकने का काम कौन करेगा, और जो भी करेगा उसके गुण क्या होने चाहिए। निम्न गलनांक होना चाहिए, अधिक धारा चालकता होनी चाहिए, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, या निम्न यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए, जो भी तुम्हारा धारा को रोकने वाला है वो क्या होना चाहिए, तुम्हारा हमेशा हाई स्ट्रेंथ वाला, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटा सा भी करंट अगर हुआ बहा तो वो क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, और धारा रोकने वाला होना चाहिए, तो धारा तो अधिक चालकता करे ही नहीं, ये सही बात है। ठीक है, निम्न नहीं होना चाहिए यांत्रिक सामर्थ्य, अच्छा होना चाहिए कि मतलब हल्का सा भी इधर उधर मतलब हवा आंधी चली तो ये ना कि टूटने लगे लोड के मारे। ठीक है, ये कहानी है, और ऊपर निम्न गलनांक दिया था। अब धारा रोकने वाली कहानी, तो धारा रोकेगा इसका मतलब कि हल्का सा भी करंट हो जाए तो उगल जाए, ऐसा नहीं चाहेंगे ना। ये चीज़ है, देखो रोकने वाला और प्रोटेक्टिव डिवाइस जो तुम फ्यूज समझ रहे हो वो 2 अलग कहानी है। ठीक है, रोकने वाला मतलब इंसुलेटर की प्रॉपर्टी पूछ रहा है। ठीक है, तो धारा रोकने वाला कौन होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य का होना चाहिए, यानी हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। न्यूनतम अनुनाद धारा को क्या कहते हैं जिसके नीचे थायरिस्टर को बंद करने के लिए मंद होना पड़ता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं IH, जिसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग करेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग करंट। अगर होल्डिंग करंट के नीचे करंट कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, अपने आप बंद हो जाती है। फिर एक होता है IL का मान जो होता है लगभग 3 गुना किसके होता है, IH के, इसको याद रखना। यानी ये जो लैचिंग करंट है और ये होल्डिंग करंट है। सही है, तो होल्डिंग करंट के जैसे ही थायरिस्टर की करंट नीचे जाती है, ये अपने आप क्या हो जाता है, थायरिस्टर ऑफ हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है। सही है, थायरिस्टर बोल लो, SCR बोल लो, सभी एक ही फैमिली के हैं। सही है ना, तो इसको याद रखना। धारा होती है यानी होल्डिंग करंट होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्रिस्टल डायल को और क्या कहा जाता है, क्रिस्टल डायल को क्या कहा जाता है, परिवर्ती प्रतिघातक डायोड, सुरंग डायोड, फोटो डायोड, या क्या कहता है। देखो फोटो डायोड को क्या किया जाता है, कहा जाता है, फोटो डायोड को एक तरीके से तो LDR भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, टनल डायोड है। टनल डायोड का सिंबल की बात करो तो तुम्हारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये सब, और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टल का PN जंक्शन हो जाएगा। ठीक है, PN जंक्शन डायोड होता है, जिसको PN डायोड भी सिंपल भाषा में कहते हो, जिसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 0.1 ओम से 1 मेगा ओम के प्रयास के प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से किस
विधि उपयुक्त है। ठीक है, देखो लो से हाई माप रहा है। ठीक है, हाई नहीं कह सकते, मीडियम कह सकते हैं, क्योंकि 1 मेगा ओम तक है ना। जब 5 से 6 मेगा ओम अधिक जाने लगता है तब कहते हैं कि वो मेगर के द्वारा नापने जाने लगा। ठीक है, मगर अभी फिलहाल ये जो चल रहा है मीडियम रेंज में ही चल रहा है। ठीक है, तो मीडियम रेंज को मापने के लिए हम वेट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मध्यम मान के प्रतिरोध को मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग 10 किलो ओम या 1 किलो ओम तक तो मिनिमम में चला जाता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर जो आता है मैक्सिमम में हो जाता है। ठीक है, सॉरी मीडियम में हो जाता है। तो इसके लिए वेट सेतु ब्रिज का प्रयोग करते हैं। केल्विन डॉयल ब्रिज एकदम लो प्रतिरोध को मापने का, यानी 1 ओम से भी कम मापने का काम करता है। ठीक है, मेगर इंसुलेशन प्रतिरोध मापने का काम करता है। अब वोल्ट अमीटर मेथड जो तुम्हारा होता है ये भी मीडियम प्रतिरोध मापने का ही काम करता है। ठीक है, मगर सबसे बेस्ट विधि जो होगी तुम्हारी ये होगी, इसमें झाम करना पड़ता है, इसमें तुमको झाम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पोल पिच को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? पोल पिच की बात बोल रहा है। ठीक है, किस तरह परिभाषित करते हैं? देखो, प्रथम कुंडली के आरंभ और इसकी अग्रवर्ती यानी आगे वाली कुंडली के बीच की दूरी, या फिर आर्मेचर के आगे छोर वाले पर 2 पोल द्वारा प्रस्तुत विस्तृत स्लॉट की संख्या, या प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या। यही कहते हैं ना। देखो पोल पिच की वैल्यू क्या होती है? पोल पिच जब पढ़ते हैं तो हम यही लिखते हैं ना, पोल पिच बराबर सर होता है स्लॉट पर पोल। यही कहते हैं ना, पोल में स्लॉटों की संख्या, यही कहते हैं ना, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, यही कहते हैं। तो देखो यही चीज़ हमारा क्लियर हो रहा है किसमें? इस वाले में। क्या लिखा है? स्लॉट पर पोल की कहानी यही बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा हमारा। प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की प्रकाश की संख्या यानी स्लॉट की संख्या। तो स्लॉट पर पोल जानते हैं, तो अगर फॉर्मूला याद होता तो आराम से हो जाता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक स्प्लिट फेज मोटर में आरंभिक कुंडली कैसी होती है? देखो याद रखना, स्प्लिट फेज मोटर में यानी जिसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी, मेन वाइंडिंग होगी, जिससे वो क्या होता है सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क यानी सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जा सकता है। तो इसके लिए जो तुम्हारी एक मेन वाइंडिंग होती है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा होता है और कभी कभी कैपेसिटर भी लग सकते हैं। ठीक है, ये रोटर होता है, ये तुम्हारी जो वाइंडिंग की जाती है स्टेटर पे की जाती है ऑक्सिलरी मेन, और ये तुम्हारी क्या होता है 90 डिग्री विद्युतीय अंश पे विभाजित होते हैं। ठीक है, तो देखो इस वाले का जो मान है, किस वाले का? जो रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग क्या होना चाहिए? लो रेसिस्टेंस हाई इंडक्टेंस होना चाहिए। और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ये तुम्हारा हाई रेसिस्टेंस और लो इंडक्टेंस का होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, हाई रेसिस्टेंस लो इंडक्टेंस का, इसको याद रखना। क्यों? क्योंकि हम रनिंग वाइंडिंग को हाई रेसिस्टेंस का इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो लगातार जुड़े रहने वाला है। ठीक है, तो उससे लॉस क्या हो जाएंगे? आई स्क्वायर कॉपर लॉस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए कहानी की जाती है। चलो नेक्स्ट देखो। प्रदीपन इंजीनियरिंग में ठोस कोण की इकाई सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? स्टेरेडियन। यही होता है ना, जिसको 4 पाई वैल्यू सही है, याद रखना 4 पाई पूछता है। ठोस कोण की इकाई है। रेडियन किसकी होती है? रेखीय कोण की होती है इकाई। कैंडेला क्या होती है? प्रकाश तीव्रता की इकाई होती है। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं। सही है, ये सब चीज़ें याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। परिणाम मित्र यानी ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेशन करने के लिए उसके बीच में क्या रखा जाता है? देखो जब ट्रांसफार्मर तुम देखते होगे तो वो पत्ती पत्ती कटी रहती है। ठीक है, पत्ती पत्ती कटी रहती है तो वो जुड़ा डायरेक्ट गोंद से चिपका नहीं देते हैं, उसके बीच में एक लेमिनेशन होती है। ठीक है, लेमिनेशन तो कर दिए, इसके बीच में क्या होती है? एक इंसुलेशन होती है। वो जो इंसुलेशन होती है एक तेल होती है। ठीक है, या फिर पेंट बोल लो या छोटी प्लास्टिक बोल लो, पतली प्लास्टिक बोल लो, वो किसकी बनी होती है? वार्निश की बनी होती है। तो तुमको लगता है कि दोनों आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट है, मगर उनके बीच में क्या रखा गया है? एक इंसुलेटर रखा गया है जिसको हम वार्निश बोलते हैं। ठीक है, और जब ट्रांसफार्मर जलता है, महकता है, तो पहले वही महकता है वार्निश ही। ठीक है, बाद में क्या होती है? शॉर्ट सर्किट वाली कहानी होती है, क्योंकि जब तक पहले वो इंसुलेशन जलेगा नहीं सभी आपस में टच होंगे नहीं। ठीक है ना, तो वार्निश सही हो जाएगा। सही है ना। चलो नेक्स्ट देखो। एक मशीन के कोर के लिए पटली के निर्माण का उपयोग क्यों किया जाता है और किसको कम करने के लिए किया जाता है? कोई भी मशीन हो, स्टैटिक हो चाहे रनिंग वाली हो, यानी गतिज वाली हो चाहे रुकी हो, जिससे ट्रांसफार्मर रुके तो गतिज डीसी मोटर हो गया या कोई और मोटर हो गया,
तो ये होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, लेमिनेशन है, इसको पतले पतले पत्तियों में काटते हैं और अभी बताएं इस पत्तियों को काट के इसके बीच में क्या भर देते हैं, तो इसके बीच में हम भर देते हैं लेमिनेशन, इन दोनों के बीच में लेमिनेशन भर दिए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि सर ऐसा करेंगे तुम्हारी एडी करंट लॉस कम हो जाएगी। ठीक है, एडी करंट लॉस कम हो जाएगी। एडी करंट लॉस कम कैसे होगी, एक दिन कभी इसका क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा एडी करंट एक्चुअली होता क्या है। सही है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड सही हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी भी है और आना भी चाहिए। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरण है, यानी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की है, ऑटो ट्रांसफार्मर की बात नहीं की है, इसलिए लिख दिया 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होती है, ये कोर होती है, ये वाइंडिंग, ये वाइंडिंग। ठीक है, तो इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग का आपस में जो संपर्क होता है वो किस रूप में होता है, सर वो होता है चुंबकीय रूप में होता है। ठीक है, वैद्युतिक रूप में नहीं होता। वैद्युतिक मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, फ्लक्स के द्वारा कांटेक्ट होता है। इसलिए बोलते हैं कि इनके बीच का प्रतिरोध कितना होता है सर, इनके बीच का प्रतिरोध अनंत होता है दोनों वाइंडिंग के बीच में। ठीक है, इसको याद रखना। तो बोलते हैं कि विद्युतिक रूप से अलग होता है, विभक्त होता है, मगर चुंबकीय रूप से संबंधित होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मगर ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें केवल एक वाइंडिंग होती है, कॉपर की बचत होती है, एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी होती है और ये दोनों रूप से ही जुड़े होते हैं, चुंबकीय भी वैद्युतिक रूप से भी। सही है, और उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, स्टेबलाइजर ये सब में करते हैं। ठीक है, चलो, दिक परिवर्तन से जाने वाली कुंडली में स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहा जाता है। देखो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर बनाते हैं, ऐसे लेमिनेशन कर देते हैं, सॉरी लेमिनेशन बोल रहे हैं, इसके बीच में माइका भर देते हैं सेगमेंट के बीच में। ठीक है, तो होता है जब कम्यूटेटर में करंट बह कर जाती है, याद रखना कम्यूटेटर में करंट बह कर जाती है तो इसमें भी क्या होता है, अब ये भी तो है चालक ही ना, और इस चालक से भी क्या हो रहे हैं, फ्लक्स कट रहे हैं, और जहाँ पे भी चालक के साथ फ्लक्स कटता है, परिवर्तित फ्लक्स कटता है, वो हमेशा किसका निर्माण करता है, ईएमएफ का निर्माण करता है। और इसमें जो इसका ईएमएफ होता है, जो वोल्टेज बनता है, ये हमेशा स्पार्किंग के लिए उत्तरदायी होता है, यानी इसमें जो वोल्टेज बनता है वो हमेशा स्पार्किंग करता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं स्पार्किंग कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, कम्यूटेटर में उत्पन्न होने वाले वोल्टेज को मान को शून्य करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको शून्य करने के लिए एक वोल्टेज निकल के आती है जिसको प्रतिघाती वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होती है इसको रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, और इसी को कम करने के लिए या शून्य करने के लिए या फिर नगण्य बनाने के लिए इसकी उल्टी दिशा में एक वोल्टेज जनरेट करते हैं, और वो किसके द्वारा करते हैं, इंटरपोल के द्वारा किया जाता है, इसलिए इंटरपोल वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मोटर वोटर में। सही है ना, कोई दिक्कत है, चलो नेक्स्ट देखो। आवासीय भवन में सबसे अधिक किस प्रकार के तार स्थापन की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, आवासीय भवन में। ठीक है, कोष्ठ कांस आवरण यानी वुडन केसन कैपिंग, धातु परिचित तार स्थापन, शीशा कोशित तार या क्लीट गुटका वाला। देखो आवासीय भवन में तब अब तो ये नहीं होता है। ठीक है, आवासीय भवन में नहीं होता, शुरुआत में करते हैं जब बिल्डिंग तैयार वार नहीं रहती है, शुरुआत में भी हल्का फुल्का काम हुआ है तब क्या करते हैं, किला ठोक ठाक के अपना काम स्टार्ट करते हैं। शीशा के भी नहीं, हम लोग में लेड एसिड नहीं प्रयोग करते, जी बहुत महंगा है, हम लोग करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। धातु परिरक्षी तार स्थापन नहीं, आर्मोरिंग वाला भी नहीं करते, मेटेलिक वाला भी नहीं करते। ठीक है, देखो ये भी एक तरीके से कहें तो ये भी नहीं होता, वुडन कैसिंग कपिंग नहीं होता है, एक बार पीवीसी कैसिंग कपिंग करता तो मान भी लेते हैं, मगर अभी फिलहाल क्या है सबसे सही यही है। ठीक है, नहीं तो पीवीसी कैसिंग कपिंग भी नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है, कंडुइट कंसील्ड हो रहा है। सही, तो जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से यही वाला सही है। सही है ना, चलो नेक्स्ट देखो। ट्रांजिस्टर की आधार संग्रही संधि किसको प्रदान करती है, आधार संधि संग्रही है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, इसको याद रखना। सही है, ये जरूर याद कर लेना कि कॉमन बेस का इनपुट प्रतिरोध कितना होता है, आउटपुट प्रतिरोध कितना होता है, कॉमन कलेक्टर का इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और द्वितीय सवाल में आते हैं ये। सही है ना, इसको पढ़ जरूर लेना। जैसे इनपुट प्रतिरोध हाई बेस का, ठीक है, एमीटर का मीडियम, कलेक्टर का लो, फिर जब आउटपुट देखते हो तो इसका लो हो जाता है, फिर एमीटर का मीडियम ही रहता है और उसका हाई रहता है।
सही है, तो ये सब चीज़ें याद रखना, अधिकतर पूछी जाती हैं। वैसे तो इसका चार्ट है, याद कर लो, सबसे बढ़िया होता है। 3 फेज तार संयोजित विद्युत प्रतिरोध परिपथ की शक्ति गुणक किससे दर्शाई जाती है? ठीक है, शुद्ध प्रतिरोध है, कोई दिक्कत नहीं, पावर फैक्टर का मान 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे cos फाई लगाने का जहमत नहीं किया है वो। ठीक है, क्योंकि उसको पता है cos 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे लगाया ही नहीं। और हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, √3 VL IL, किसके लिए? 3 फेज के लिए। देखो यहाँ पे VPH अगर IPH है तो ये भी गलत नहीं है, मगर उसके साथ ये रूट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये रूट नहीं रहेगा, केवल 3 VPH IPH होता तो ये भी सही होता। ठीक है, और cos फाई क्यों नहीं लगेगा तुमको पता है, क्योंकि विशुद्ध प्रतिरोध बोला है। सही है ना। चलो नेक्स्ट देखो बाबू, सेशन पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दो और सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हो। निम्न में से कौन सा ऋणात्मक ताप गुणांक है? सबको पता है ऋणात्मक ताप गुणांक है, कब उदाहरण है तांबा, जिंक, नाइक्रोम, तो पॉजिटिव ये अभ्रक जो है जी माइका है, ये ऋणात्मक ताप गुणांक है, यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, सही कर लेना। ऋणात्मक ताप गुणांक हमेशा इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, नाइक्रोम भी पॉजिटिव है, जिंक भी पॉजिटिव है और तांबा भी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। हमारा जो नाइक्रोम है वो नेगेटिव अभ्रक जो है माइका वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, यानी टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। सही है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो क्या पूछ दिया है, एक पंखा है 0.75 शक्ति गुणक पे चलता है, इतना करंट ले रहा है और इतना वोल्टेज ले रहा है, AC है, तो हमको बता दो वास्तविक शक्ति कितनी होगी। तो सर वास्तविक शक्ति किससे दिखाते हैं, P बराबर क्या होता है, VI cos फाई। V की वैल्यू 230, I की वैल्यू 350, और चूँकि मिली है तो नीचे 1000 कर देते हैं। cos फाई है यानी 75 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सही है, यही है, 100 हो गया। चलो इतना है, चाहो तो इस 2 जीरो को 2 जीरो से उड़ा दो, फिर 25 से काटोगे तो 3 हो जाएगा, 25 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटोगे तो ये तुम्हारा 7 हो जाएगा, इसको 5 से काटोगे तो तुम्हारा 8 हो जाएगा। अब ये सॉल्व कर लो, 23 गुणे 3 गुणे कितना था, 3 था ना, 23 गुणे 7 गुणे 3 ऐसे कर लो, इसको बटे 8 से भाग दे दो, जो भी तुम्हारा आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और ये लगभग तुम्हारे कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य था तुमको ये फार्मूला बताने का, जो बता दिए। ठीक है, ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये वाला। ठीक है, ये वाला फार्मूला, ये वाला पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, P बराबर VI cos फाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक आर्मेचर बोल रहे हैं, एक कम्यूटेटर के खंडों में, यानी जो कम्यूटेटर के सेगमेंट कटे होते हैं वो किसके संख्या के बराबर होते हैं, तो सर ये कॉइल की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, कितने कॉइल हैं उनकी संख्या के हमेशा बराबर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, हर एग्जाम में पूछा गया, 2-3 एग्जाम में तो जेई वाले में पूछा गया। ठीक है, उससे हमारा सामना भी हुआ। सही है, इसको याद रखना, तो आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डिस्ट्रीब्यूशन की बात बोल रहा है, कैसे प्रयोग करते हैं, तो सर 500 kVA से नीचे वाले जितने भी होते हैं सब डिस्ट्रीब्यूशन में प्रयोग करते हैं। 500 kVA के जब ऊपर चला जाता है तो हमारा किस में हो जाते हैं, ट्रांसमिशन वाले में प्रयोग होने लगते हैं। किसमें, ट्रांसमिशन वाले में प्रयोग होने लगते हैं, तो इसको याद रखना 500 kVA। ठीक है, और इसी तक में क्या होते हैं, अगर 500 kVA होते हैं उसके ऊपर फिर ऑयल ट्रांसफार्मर भी लगभग यूज़ होने लगते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, अब हम क्या करें। 50 हर्ट्ज की मोटर है, तो तुम बताओ कि तुम कितने पोल रखोगे कि तुमको अधिकतम स्पीड प्राप्त हो। तुम सर बोलोगे सर मिनिमम तो 2 ही रख सकते हैं, कम से कम 2 पोल रखते हैं, 50 हर्ट्ज दिया ही है, NS बराबर अगर 120 F/P करते हैं तो हमारा सर प्राप्त हो जाएगा 3000। ठीक है, अगर ये 60 हर्ट्ज हो जाता तो ये 3600 हो जाता। सही है, तो इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए
रखे हुए धारा प्रवाहित करने के लिए कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा किससे ज्ञात होती है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक है, ठीक है। अच्छा, धारावाही चालक रखी गई है और किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। तो ऐसा केस किसमें बनता है सर? तो ऐसा केस किसमें बनता है? हमारे मोटर में बनता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनी होती है और उसमें आर्मेचर करंट फ्लो होता है। तो जब आर्मेचर करंट फ्लो होता है तो ये किसके कारण होता है? ये हमारे मोटर में होता है। और हमको पता है कि मोटर में क्या लगता है? तो मोटर में हमारे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग, सॉरी राइट हैंड बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड रूल लिखे भी हैं मगर बोलेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग होता है। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना बाबू। आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? अग्र पर कुंडली रखी गई है, ठीक है, तो उसका जो तत्व की संख्या वो भी क्या कहलाएगी? फ्रंट पिच ही कहलाएगी, ठीक है, जिसको किससे दिखाते हैं? YF से दिखाते हैं। बैक पिच को YB से दिखाते हैं, ठीक है। इन सब का रिजल्टेंट कितना होता है? YF माइनस YB होता है। इनकी एवरेज की बात करें तो क्या लिखते हैं? YF प्लस YB बटे 2 करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। चलो आगे देखते हैं। जब एक सीसा अम्ल सेल पूरी तरह से आवेशित हो जाती है तो क्या होता है? दोनों प्लेट लाल हो जाते हैं? नहीं सर, जो पॉजिटिव वाला है वो हमारा PbO2 हो जाता है, निगेटिव वाला Pb हो जाता है। पहली कहानी तो ये बन जाती है। दूसरी, एनोड Pb यानी पॉजिटिव Pb होता है? नहीं सर, निगेटिव Pb होता है। और जिसका कलर क्या होता है? स्लेटी कलर या फिर सिल्वर कलर रहता है। और पॉजिटिव वाले का क्या होता है? डार्क ब्राउन या चॉकलेटी कलर। चलो, कैथोड PbO2 हो जाता है? नहीं सर, ये दोनों आपस में अगर उल्टे हो जाते हैं तो यही ऑप्शन सही हो जाता है। लास्ट देखो, इसका जो अपेक्षित घनत्व है वो बढ़कर कितना हो जाता है? 1.28 लगभग। हाँ सर, ये सही बात है, 1.28 तक हो जाता है। और अगर डिस्चार्ज रहता है तो 1.18 ही रह जाता है। सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। सही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई बताओ कितनी होती है? तो सर स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई इकाई नहीं होती है। सही है। चलो, अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, 4 बिंदु प्रवर्तन कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? 4 बिंदु यानी 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग तुम क्यों करते हो? ठीक है, 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग तुमको क्या सुविधा प्रदान करता है? मोटर को अधिभारित करने के लिए, घूर्णन दिशा को वैक्यूम करने के लिए नहीं, मोटर की दक्षता बढ़ाने के लिए नहीं। देखो होता क्या है, तुम 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर लगभग सेम होते हैं, ठीक है। वे भी शंट कंपाउंड में, वो भी शंट कंपाउंड में प्रयोग होते हैं, मगर 4 पॉइंट स्टार्टर का तुम वहाँ प्रयोग करने लगते हो जहाँ पे तुम्हारे वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन बोल रहे हैं, स्पीड रेगुलेशन यानी गति नियमन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, क्षेत्र नियम द्वारा विस्तृत पदार्थ की गति नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कहाँ गया? 45 48 49 हो गया। क्वेश्चन क्या है कि भारी 3 यानी हैवी 3 फेज मोटर वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक किसकी प्रदान की जाती है? अच्छा, जो हैवी वाले हैं वो अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं? 6 फेज वाले? नहीं सर। अगला कोई ऑप्शन है, देखते हैं। 3 फेज 4 तार? नहीं सर। 1 फेज 3 तार? नहीं। अगर हैवी वाले हैं तो अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं? 3 फेज 3 वायर का प्रयोग करते हैं, यानी RYB का ही वो प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो तो थोड़े लोड कम वाले होते हैं, जो कम इंडस्ट्री औद्योगिक वाले होते हैं, तो कभी कभी सिंगल फेज मोटर का भी उपयोग करते हैं, तो उसके लिए हमको 3 फेज 4 वायर की भी आवश्यकता पड़ती है, मगर इसमें कितना पड़ेगा? 3 फेज 3 वायर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। देखो सही है ना। तो आई होप बाबू सेशन तुमको अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने 50% कंप्लीट किए हैं। और बाबू सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर किया करो यार, शेयर बढ़ा कर व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दिया करो कहीं पे भी, ठीक है, कि लगे कि हाँ तुम पढ़े हो। सही है ना। और फिर वही बोलने ज़्यादा दिन नहीं है, तो आराम गैराम की स्थिति छोड़ो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और तुम अपनी तैयारी पीक पे रखो, जितना प्रैक्टिस है सब लगा सकते हो लगाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।